इसमें भी है क्या? हाँ, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम नेट नहीं है अभी से मोबाइल में आपका लॉग होने से मैं यहाँ से ज्वाइन करवा दूँगा, लेकिन तो वहाँ से करवाना पड़ेगा। मैसेज करेंगे क्या सही डाल के डाल दें थोड़ा सा। Okay. Good afternoon. So we will start today. We will do two pages which are left in carry forward and set off. After that, we will start with the reductions. Carry forward and set off of accumulated loss and unabsorbed depreciation in case of demerger. Last day we studied for the amalgamation, how you do carry forward and set off in case of amalgamation. Now we will do how you do this in case of demerger. In case of demerger, accumulated loss or unabsorbed depreciation. Unabsorbed depreciation of the demerged company shall be treated as under. So, accumulated loss and unabsorbed depreciation. Accumulated loss matlab loss till the date of demerger. Loss accumulated till the date of demerger. डीमर्जर के दिन तक जितना लॉस अपने लिए है वो लॉस जितना लॉस अपना एक्यूमुलेट हुआ है उस लॉस को वी रेफर एज एक्यूमुलेटेड लॉस और उतना ही डेप्रिसिएशन डीमर्जर के दिन तक जितना डेप्रिसिएशन अनएब्जॉर्ब रहा है उस दिन तक का इसमें बात कर रहा है एक्यूमुलेटेड लॉस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन व्हेन सच लॉस और अनएब्जॉर्ब when such loss or unabsorbed depreciation is directly related to undertakings transferred to the resulting company. Resulting company मतलब demerger कैसे होता है? Suppose दो कंपनी था AB लिमिटेड. Now demerger होने के बाद ये लोग दो कंपनी divided their जितना भी इनका शेयर होल्डिंग था, assets था, liability था, proportionately आपस में ये लोग डिवाइड कर लिए because now they cannot work together. वो लोग का कोई भी ड्यू टू सम टेंशन या वो लोग का आपस में दे आर नॉट बीइंग एबल टू कैरी ऑन द बिजनेस दे वांट कि अब हम लोग अपना सेपरेट बिजनेस कैरी ऑन करेंगे इसीलिए वो डिमर्जर हो गया ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं सच लॉस शैल बी अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन द हैंड्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी अब ये ए बी लिमिटेड का जो टोटल लॉस था ये लॉस भी प्रोपोर्शनेटली इस दोनों में बढ़ जाएगा ए बी लिमिटेड में बढ़ जाएगा व्हाट हैपेंस एक्चुअली सी ए बी लिमिटेड टोटल था जब ये टूटा ए और बी लिमिटेड में तब देयर इज अ पोर्शन व्हिच इज ये ओरिजिनल वाला ही है ए बी से अगर बी लिमिटेड अलग हो जाए ए बी लिमिटेड से सपोज बी लिमिटेड अलग हो गया तो द वन व्हिच इज लेफ्ट इज ए लिमिटेड तो इन दिस वे आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि जब बी लिमिटेड उससे अलग हो गया तो ए वाला जो पोर्शन बच गया वो हो गया ए लिमिटेड तो जो रिजल्टिंग कंपनी जो कंपनी इसमें से निकल के आ रहा है बी लिमिटेड वो इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड करेगा
और सपोज अगर ऐसा है तो ये प्रोपोर्शनेटली कैरी करेगा, लेकिन अगर ऐसा है कि हम ए बी लिमिटेड को डिसॉल्व कर दिए, ये कंपनी खत्म हो गया, डिसॉल्व, नया कंपनी बन के आया है सी लिमिटेड, जिसमें ए बी का कोई पार्ट नहीं है, वो सारा एसेट्स वेसेट्स जो भी था लायबिलिटी एसेट्स बेच दिया, लायबिलिटी पे ऑफ कर दिया, उसके बाद एक नया कंपनी बन गया, उससे वो बना सी लिमिटेड। तो इसका जो लॉस था वो भी सी लिमिटेड कैरी फॉरवर्ड करेगा, इसका लॉस रिजल्टिंग कंपनी विल कैरी फॉरवर्ड, और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी कैरी फॉरवर्ड करेगा। Both the things carry forward and set off in the hands of resulting company. Now, where such loss or unabsorbed depreciation is not directly related to the undertakings transferred to the resulting company. Suppose ये transfer to the resulting company मतलब not directly related. जब ऐसा केस होता है ए बी लिमिटेड, उससे बी लिमिटेड अलग हो गया, जैसा हम बोल रहे थे, सपोज ए बी लिमिटेड उससे बी लिमिटेड अलग हो गया, और बी लिमिटेड टुक ओवर अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ए बी लिमिटेड के पास बहुत सारा बिजनेस था, सपोज क्लोथिंग का बिजनेस है, फुटवेयर का बिजनेस है, और भी एक्सेसरीज का बिजनेस है, फैंसी डेकोरेटिव आइटम्स का बिजनेस है, ऐसा 4 बिजनेस है ए बी लिमिटेड के पास। लेकिन जब बी लिमिटेड उससे अलग होता है, वो सिर्फ फुटवेयर का बिजनेस लेके जा रहा है, और बाकी क्लोथिंग एक्सेसरीज फैंसी डेकोरेटिव आइटम्स सब ए लिमिटेड के पास, मतलब जो ये बचा हुआ है ए लिमिटेड इसी के पास है, बी लिमिटेड सिर्फ फुटवेयर वाला पोर्शन लेके जा रहा है। तो इस केस में ये होता है। और सपोज जो अनएब्जॉर्ब लॉस, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और लॉस जो है वो क्लोथिंग का है, एक्सेसरीज का है, और ए बी लिमिटेड लेके क्या गया, फुटवेयर लेके गया है सिर्फ। तो यहाँ पे दिस मीन्स डायरेक्टली रिलेटेड इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द अंडरटेकिंग ट्रांसफर टू रिजल्टिंग कंपनी। हम रिजल्टिंग कंपनी को क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, फुटवेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, रिजल्टिंग कंपनी को ओनली फुटवेयर इज बीइंग ट्रांसफर्ड। तो इसका मतलब जो वो नहीं लेके जा रहा है, क्या नहीं लेके जा रहा है, जो क्लोथिंग है और वो फैंसी आइटम्स है वो सब नहीं लेके जा रहा है। दैट मीन्स अगर इसमें लॉस है, क्लोथिंग में, एक्सेसरीज में, इसका मतलब इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द अंडरटेकिंग्स, क्योंकि वो फुटवेयर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। वो लॉस कहाँ का है, वो लॉस पार्ट ऑफ क्लोथिंग का है या एक्सेसरीज का है, नॉट फुटवेयर का। So it is not directly related to the undertakings which is being transferred to resulting company. जब ऐसा टाइप का डिमर्जर हो रहा है तब अपने क्या करेंगे, तब अपने प्रोपोर्शनेटली लॉस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पहला वाला केस में अपने क्या कर रहे थे, पहला वाला केस में अपने जो भी लॉस था सब सामने वाले को लेके जाना था, सी लिमिटेड लेके जा रहा था, ए बी लिमिटेड डिसॉल्व हो गया और लॉस कौन लेके जा रहा था, सी लिमिटेड। लेकिन अब यहाँ पे नेक्स्ट केस में क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो अपने सिर्फ सारा लॉस उसको नहीं दे सकते, बिकॉज कुछ बिजनेस ए लिमिटेड के पास भी बचा हुआ है, क्लोथिंग एक्सेसरीज वो सब बिजनेस उसके पास भी बचा हुआ है, इसीलिए बी लिमिटेड सिर्फ प्रोपोर्शनेट जो है वही लेके जाएगा। ठीक, such loss shall be a portion between demerged company and resulting company in the same proportion in which the assets of the undertaking have been retained by demerged company and transferred to the resulting company. जितना assets demerger के टाइम पे रिजल्टिंग कंपनी अपने साथ लेके जाता है, उसका प्रोपोर्शनेट लॉस ही सिर्फ उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। दैट मीन्स अगर 4-5 बिजनेस था, जब एबी लिमिटेड साथ था तो उनका 4-5 बिजनेस था, लेकिन जो एसेट्स था वो तो 4-5 बिजनेस के रिलेटेड ही काम आता था, क्लॉथिंग के लिए भी काम आता था, फुटवेयर के लिए काम आता था, बिकॉज उसका बैलेंस शीट टोटल बनता था, टोटल ऑफ एबी लिमिटेड, तो उसमें एसेट्स टोटल करके दिखाता था व्हिच वाज रिलेटेड टू ऑल दी स्फीयर्स। लेकिन जब जा रहा है तब वो सिर्फ फुटवेयर लेके जा रहा है, इसका मतलब वो सारा एसेट्स नहीं लेके जाएगा, अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ एसेट लेके जाएगा, बिकॉज ये कंपनी डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसके पास भी कुछ एसेट्स रहेगा और कुछ एसेट्स फुटवेयर वाले बी लिमिटेड लेके चला जाएगा।
तो वो जितना एसेट्स लेके जाएगा उतना प्रोपोर्शनेट लॉस उसको अंडरटेक करना पड़ेगा। सी टोटल एसेट्स ऑफ द अंडरटेकिंग, जितना एसेट्स है एबी लिमिटेड के पास, जितना एसेट है, सपोज एबी लिमिटेड के पास एसेट है 10 लाख, 10 लाख रुपया वैल्यू का एसेट है एबी लिमिटेड के पास, उसमें से फुटवेयर वाला सिर्फ 2 लाख का ही एसेट लेके जा रहा है, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड लॉस कितना है, एक्यूमुलेटेड लॉस है सपोज 5 लाख रुपया, तो अब वो 10 लाख का एसेट्स में सिर्फ 2 लाख का ही अगर लेके जा रहा है, तो उसका ये जो लॉस है 5 लाख का, ये भी वो पूरा क्यों लेके जाएगा, वो भी प्रोपोर्शनेट लेके जाएगा। इसीलिए द फॉर्मूला इज गिवन कि जितना टोटल एसेट्स है, योर यूनिटरी मेथड कि टोटल एसेट्स ऑफ द अंडरटेकिंग जो है उसके प्रोपोर्शनेट वो कितना लॉस बियर करेगा, डिपेंड्स ऑन द एसेट्स टेकन ओवर बाय रिजल्टिंग कंपनी। तो ये 2 लाख लेके जा रहा है, इतना ही एसेट्स लेके जा रहा है 10 लाख में, प्रोपोर्शनेट 5 लाख का लॉस, इस प्रोपोर्शन में ये लॉस डिवाइड होगा। मतलब 1 लाख रुपया तक का लॉस, 5 लाख में सिर्फ 1 लाख तक का लॉस बी लिमिटेड कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, बाकी 4 लाख का लॉस वो लेके नहीं जाएगा और वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा। जो कंपनी है मतलब एबी लिमिटेड, वो ओरिजिनल कंपनी विल बियर, नॉट द कंपनी व्हिच इज कैरिंग ओवर द बिजनेस, वो नहीं बियर करेगा। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट। यहाँ पे जितना भी प्रोपोर्शनेट जगह में जितना है, यू दे ऑलवेज गिव यू फॉर्मूला, ये एक वर्ड प्रोपोर्शनेट वर्ड नहीं लिख के उसका इतना बड़ा फॉर्मूला देते हैं एंड टू मेक यू लर्न दैट फॉर्मूला, लेकिन वो फॉर्मूला में कुछ नहीं है। वो फॉर्मूला में नॉर्मल यही कंसेप्ट है कि अगर उसका 10 लाख टोटल, क्या हो गया, 10 लाख अगर टोटल एसेट है, उसमें से अगर 2 लाख लेके जाएंगे, आपको अगर कोई सपोज अगर आपका कोई एसेट्स लायबिलिटी, टू टेक इट इन पर्सनल, कि अगर मेरे साथ कोई एसेट लायबिलिटी, मेरे को अगर 10 रुपया का एसेट देगा तो हम उसका 100 रुपया का लॉस थोड़े लेके आएंगे, हम उसका 10 रुपया रिलेटेड जितना लॉस है उतना ही लेके आएंगे। वही यहाँ पे है कि 10 लाख का एसेट में अगर हम 2 लाख का एसेट लेके जा रहे हैं, बी लिमिटेड अगर सिर्फ 2 लाख का एसेट लेके जा रहा है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि वो लॉस को भी उतने ही प्रोपोर्शन में लेके जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो एसेट 2 लाख का लेके जाएगा और उसका लॉस पूरा 5 लाख या 50-50 वैसे करेगा। नो, जितना प्रोपोर्शन का एसेट लेके जाएगा उतना ही रिलेटेड लॉस वो लेके जाएगा। तो इसीलिए 1 लाख रुपया का लॉस वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, बाकी का लॉस एबी लिमिटेड को अपने पास रख के कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज कैरी फॉरवर्ड। कैसे 1 लाख की तो होगा पहले वाला वो नहीं, ये तो सेकंड हो गया, पहले वाला केस डायरेक्टली रिलेटेड वाला। डायरेक्टली मतलब ये वाला पेज, जी जी जी, ये सी लिमिटेड कहाँ से आ गया? ये हाँ। सी लिमिटेड का हम ये केस बता रहे थे कि ये वाला जो केस था ना एक, कि वेयर सच लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली रिलेटेड। जब डायरेक्टली रिलेटेड है, सपोज एबी लिमिटेड है और एबी लिमिटेड को डिसॉल्व करके हम एक नया कंपनी बनाते हैं सी लिमिटेड, इसका मतलब क्या था, रेलिवेंस और द क्या बोलते हैं, एबी लिमिटेड का जो प्रेजेंस था वो हम यहाँ पे खत्म कर दिए, सिर्फ सी लिमिटेड है। तो एबी लिमिटेड का जो भी था वो सारा चीज सी लिमिटेड लेके गया है, तो उसका लॉसेस भी सी लिमिटेड लेके जाएगा। बट सेकेंड केस में था कि डायरेक्टली नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, यहाँ पे है ना नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द अंडरटेकिंग्स। इसका मतलब इसके पास 4 बिजनेस था, ये लोग जब साथ काम करता था तो इसके पास 4 बिजनेस था, और लॉस किसमें हुआ, क्लोथिंग में और एक्सेसरीज में। सिर्फ ये 2 बिजनेस में ही लॉस हुआ है, फुटवेयर में लॉस नहीं हुआ, और ये फुटवेयर ही लेके जा रहा है। बी लिमिटेड फुटवेयर अलग कर लिया उस बिजनेस में, सिर्फ उसके पास क्या बचा, क्लोथिंग, एक्सेसरीज और फैंसी डेकोरेटिव आइटम्स, सिर्फ ये चीज बच गया। तो इसीलिए वो पूरा लॉस 5 लाख का लॉस
which resulted from clothing and accessories, उसका वो सिर्फ उतना ही proportion loss लेके जाएगा जितना का वो asset लेके गया है। Now you may say कि फुटवेयर में तो कोई लॉस हुआ ही नहीं, तो वो कुछ भी क्यों लेके जा रहा है, उसको कुछ भी नहीं लेके जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज वो एसेट्स तो लेके जा रहा है ना। अब एसेट्स तो फुटवेयर में भी यूज हुआ था, वही सेम लैंड बिल्डिंग, अगर सपोज एक फैक्ट्री था, उस फैक्ट्री का एक पोर्शन में फुटवेयर भी बन रहा था, उसी पोर्शन में क्लोथिंग भी बन रहा था, कोई और फैंसी आइटम्स भी बन रहा था, तो वो एसेट वाज बीइंग यूज्ड फॉर ऑल द थिंग्स। भले ही वो डायरेक्टली फुटवेयर से रिलेटेड लॉस नहीं है, बट उसका जो एसेट वो लेके गया है, वो एसेट तो रिलेटेड था वो सब चारों बिजनेस से। इसीलिए जितना एसेट लेके जाता है उतना प्रोपोर्शनेट लॉस भी उसको लेना पड़ेगा, बिकॉज एसेट्स वेर अ पार्ट ऑफ बिजनेस। दो इसीलिए बोलते हैं नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, वो फुटवेयर का लॉस नहीं है, बट वो एसेट्स जो लेके जा रहा है दैट वाज बीइंग यूज्ड इन दैट बिजनेस। एबी लिमिटेड कुछ भी करने के लिए वो एसेट्स को यूज करता था, अगर वो एसेट को लेके जा रहा है तो फिर उसको प्रोपोर्शनेट लॉस भी लेके जाना पड़ेगा। समझ में आया? जी मैम। Next is carry forward and set off of losses on conversion of proprietary concern or partnership into company. Sole proprietor या partnership अगर कंपनी बन जाता है तो प्रोप्राइटर का जो लॉस था या पार्टनरशिप फर्म का जो लॉस था वो क्या होगा? Now see, where a firm is succeeded by a company fulfilling the conditions laid down in section 47 subsection 13. अब ये section 47 clause 13 जो है, ये क्लॉज आप कैपिटल गेन्स में पढ़े थे, वहां पे कंडीशंस था कि जब एक फर्म सक्सीड ऑन बाय कंपनी तो वो क्या कंडीशंस उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इफ दीज कंडीशंस, और वो आपका पेज नंबर है 245 एंड 246 इस बुक का, इफ यू सी पेज नंबर 245 246 उसमें आपको कंडीशंस मिल जाएगा। फर्म इज सक्सीडेड बाय कंपनी, प्रोप्राइटरी कंसर्न इज सक्सीडेड बाय कंपनी। ये दो टाइम पे जब वो दोनों कंडीशन, एक बार फर्म सक्सीड हो रहा है, दूसरी बार प्रोप्राइटरी कंसर्न टेक ओवर कौन कर लिया है, उसको कंपनी। लेकिन यू हैव फुलफिल्ड द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 47 क्लॉज 13 एंड 14 फिल किए हैं, तब आपका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? The accumulated loss unabsorbed depreciation जो भी है of the firm and the concern, जो भी, अगर आप proprietary concern को कंपनी बनाते हैं या firm को कंपनी बनाते हैं, कोई भी केस में पहले वाले का जो भी accumulated loss और depreciation है, unabsorbed depreciation shall be deemed to be the loss or allowance of depreciation of the successor company. ये मान लिया जाएगा कि ये लॉस उस कंपनी का ही है जिस दिन वो कंपनी बना, बिकॉज इट इज वेरी ऑब्वियस। आप अगर शॉप है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मतलब सपोज शॉप है, अब वो शॉप खत्म बंद कर दिया, अब वहां पे कंपनी बना लिया, उसको एक मतलब यू नो कंपनी मतलब क्या, उसको एक बड़ा स्टेटस में लेके जाना। शॉप वाज स्मॉल, उसका काम को बड़ा करना, या और जगह पे अगर आपको अपना काम एस्टैब्लिश करना है तो नाउ यू हैव टू मेक इट अ कंपनी। तो वो शॉप बंद करके अगर आप कंपनी बना रहे हो तो ऑब्वियसली वो शॉप का जितना भी लॉसेस था या अनएक्यूमुलेटेड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था वो सारा किसका हो गया, कंपनी का। तो इट विल बी डीम्ड कि वो उस कंपनी का है और वो कंपनी कैरी फॉरवर्ड करेगा। ये बात अगर नहीं भी लिखता तो इट वाज वेरी मच श्योर कि ऐसा ही होगा। जब वो शॉप है ही नहीं और उसकी जगह उसी का एसेट लायबिलिटी लेके अगर एक कंपनी बनता है तो उसका लॉसेस भी वो कंपनी ही अपना लॉसेस मानेगा। But for that you have to fulfill the conditions mentioned in section 47 clause 13 and 14. ये सेक्शन में जो कंडीशंस मेंशन है उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए आपको कंसर्न को कंपनी बनाना है या फर्म को कंपनी बनाना है। नाउ ये एक्यूमुलेटेड लॉस 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ ये नॉन कंप्लायंस, अगर आप सेक्शन 47 13 14 को फुलफिल नहीं करते और तब आपका सपोज कोई भी ईयर में अगर आपका ये वायलेशन होता है सेक्शन 47 क्लॉज 13 14 का, तो जिस ईयर में वायलेशन हुआ था ये जितना भी लॉसेस आपको अलाउ किया था, क्योंकि आप जब सेट ऑफ कर रहे थे आप अपना इनकम से लॉस सेट ऑफ कर दिए, उसके बाद जो इनकम बचा उस पर टैक्स दिए, मतलब यू आर गेटिंग अ बेनिफिट। लॉस आपका इनकम को कम कर दे रहा है,
तो ये लॉस की वजह से आपका जो भी बेनिफिट मिला था वो सारा चीज आपके ले लिया जाएगा और उस लॉस को ऐड कर दिया जाएगा एज इनकम और उस इनकम को आपको चार्जेबल कर देगा अंडर टैक्स। इसीलिए यू हैव टू मेक इट श्योर कि इस कंडीशंस में जो लॉकिंग पीरियड्स थे वो लॉकिंग पीरियड तक आप अपना कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं कर सकते। यू हैव टू फुलफिल सेक्शन 47 क्लॉज 13 14 को। नाउ कन्वर्शन इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर आप पहले वाला केस में हम लोग कंपनी में कन्वर्ट कर रहे थे, अब अपने कहाँ कन्वर्ट करेंगे? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सेम, बस नाम चेंज हो गया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गया है, बाकी जो भी अंदर लिखा हुआ है वो सब सेम है कि जितना भी लॉसेस है इट विल बी कैरिड ऑन एंड इट विल बी डीम्ड कि वो लॉस जो नया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बन के आया है उसका ही है। यू हैव टू कैरी इट फॉर 8 इयर्स। यहाँ पे सेक्शन 47 13 भी है, वहाँ पे 13 14 था, यहाँ पे 13 भी है। दिस ऑल्सो यू विल गेट इन पेज नंबर 246। उस कंडीशंस को आपको पढ़ना पड़ेगा पेज 246 में, जो कैपिटल गेन्स के टाइप में आपने पढ़े थे वो कंडीशंस फुलफिल करके आप अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाते हैं तो आपको ये लॉसेस का बेनिफिट दिया जाएगा। और जिस साल आपका ये वायलेशन होगा सेक्शन 47 क्लॉज 13 बी का, उसी साल आपको ये लॉस जितना भी आपको बेनिफिट दिया गया था सब लॉस आपके इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। Next is carry forward and set off of accumulated loss in scheme of amalgamation of banking company और general insurance company। इतना देर हम लोग किस कंपनी का पढ़ रहे थे? नॉर्मल कंपनीज का amalgamation में कैसे carry forward और set off होता है। अब अपने पढ़ रहे हैं बैंकिंग कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी या बैंकिंग कंपनी अगर आपस में amalgamation करे तो क्या होगा? जो आप अभी तक पढ़ के आए हैं वो सेम होगा। जितना भी लॉसेस है इट विल बी डीम्ड कि वो जो नया कंपनी बना है आफ्टर अमलगमेशन उसका है एंड इट विल बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड। सेम थिंग इज रिटन व्हिच यू हैव स्टडीड टिल नाउ। सी इन केस ऑफ अमलगमेशन वन और मोर बैंकिंग कंपनी विद अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या फिर अगर वन और मोर करेस्पॉन्डिंग न्यू बैंक्स, दो चार बैंक अगर आपस में अमलगमेट कर रहे हैं। If you have been following the news तो आपको पता होगा थोड़ा दिन पहले बहुत सारा बैंक्स का मर्जर हुआ था। सारा बैंक्स को मर्ज करके जैसे पंजाब नेशनल बैंक के साथ यूनाइटेड बैंक की मर्ज हो गया था, ऐसे करके छोटा छोटा बैंक को मर्ज कर दिया था बड़ा बैंक के साथ। ये हुआ अमलगमेशन या मर्जर ऑफ बैंकिंग कंपनी। ये सब बैंक्स को क्यों मर्ज किया? तब इसका जो लॉसेस हुआ होगा ये सब लॉस किसके पास जाएगा? जो रिजल्टिंग कंपनी है। सपोज यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दे। यूनाइटेड बैंक अब खत्म हो गया, नाउ यू विल नॉट गेट यूनाइटेड बैंक। अगर आपको आप जब उसका वेबसाइट भी खोलेंगे तो आपको दो बैंक्स दिखता है, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक। उसका हेड कौन है? पीएनबी। तो उसका लॉसेस अब कौन कैरी फॉरवर्ड कर रहा है? पीएनबी, बिकॉज वो इज द बैंक विद व्हिच ये जो जितना भी छोटा छोटा बैंक्स है ये लोग मर्ज हो गया है। तो ऐसे अगर मर्जर हो जाएगा तो इट विल बी नोन एज मर्जर ऑफ बैंक्स और इसका जितना भी लॉसेस है वो सारा लॉस रिजल्टिंग बैंक अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करेगा। See, the accumulated loss and unabsorbed depreciation of amalgamating concern shall be deemed to be the loss of amalgamated concern for the previous year in scheme जिस साल अमलगमेशन हुआ। सपोज अगर 2021 में अमलगमेशन हुआ है तो ये मान लिया जाएगा कि इस साल से सारा लॉस जो भी रिजल्टिंग बैंक है उसका लॉस है और वो कैरी फॉरवर्ड करने अलाउ होगा। Next is carry forward and set off of accumulated loss and unabsorbed depreciation in business reorganization of cooperative banks। अब यहाँ पे कौन सा बैंक आ गया? कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या होगा? द प्रीडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक। प्रीडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक मतलब सपोज ये कोऑपरेटिव बैंक ए, ठीक है, और ये कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव बैंक बी, ठीक है।
कोऑपरेटिव बैंक ए, कोऑपरेटिव बैंक बी। अब इसको आप पकड़ लीजिए प्रीडिसेसर, मतलब जो पहले था। अब इसका अफेयर्स विल बी कैरिड ऑन बाय दिस, इसको आप पकड़ लीजिए सक्सेसर। मतलब बी इज सक्सीडिंग ए खत्म हो गया, कोऑपरेटिव ए को खत्म करके उसका ऑपरेशंस और अफेयर्स को कौन कैरी ऑन करेगा? कोऑपरेटिव बैंक बी। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? has been engaged, the predecessor cooperative bank has been engaged in the business of banking for 3 or more years. Okay, ये जो predecessor है, suppose 3 or more, 3 or more years मतलब ये इस बिजनेस में है, बैंकिंग बिजनेस में है 3.5 years से। has held at least 3/4 of the book value of fixed asset as on the date of business reorganization continuously for 2 years prior to the date of business reorganization. अब ये सेम चीज हम लोग पहले भी पढ़े थे। सेम चीज मतलब दिस लैंग्वेज भी रेड। यहाँ पे क्या है? टुडे वी आर, सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2021। अब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, लेट्स टेक द न्यू। ओहो, ट्वेंटी वन हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर में है 21-22। सपोज आज के डेट में इसका रीऑर्गेनाइजेशन होता है। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब आज के डेट से अब कोऑपरेटिव बैंक ए का जितना भी बिजनेस और अफेयर्स था कौन लेके सक्सीड करेगा इसको? कोऑपरेटिव बैंक बी को। आज का डेट 8 नवंबर 21 से ये रीऑर्गेनाइजेशन होगा। अब ये क्या बोल रहा है? 3.5 साल से अगर ये बैंक है, 3.5 साल इतना कंफ्यूजिंग नहीं करते, 4 years कर देते, 3 or more years। मतलब ये बिजनेस स्टार्ट किया होगा 17 को, 8 नवंबर सपोज 2017 को ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया है एज बैंकिंग कंपनी। 4 साल हो गया है, मतलब योर फर्स्ट क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड, 3 or more years तक ये बैंकिंग बिजनेस में है। और उसके बाद बोलता है जितना भी 3/4 आज के डेट पे जो बुक वैल्यू है एसेट्स का, आज का डेट क्या है 8/11 को, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, जितना भी इसका एसेट्स है उसका बुक वैल्यू का 3/4, ठीक है, जितना भी बुक वैल्यू है ऑफ द एसेट्स आज के डेट पे है उसका 3/4 इसके पास कब से है? 2 साल से उतना है, मिनिमम 2 साल से इसका उतना ही है। मतलब 8/11/2019 से लेके 8/11/21 तक इसका ये वाला स्टेटस फुलफिल हो रहा है। आज जितना बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है उसका 3/4 इज सेम फॉर द लास्ट 2 preceding years, मतलब 19 से लेके 21 तक 2 साल तक इसका वही बुक वैल्यू ऑफ एसेट सेम चल रहा है। These are the 2 conditions which predecessor company has to fulfill. एक तो 3 साल से ज्यादा का बैंकिंग बिजनेस होना चाहिए और जिस दिन रीऑर्गेनाइजेशन होगा उस दिन से लास्ट 2 years पहले अगर हम लोग जाए तो जितना भी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है उसका 3/4 सेम होना पड़ेगा। ये यहाँ पे लिखा है predecessor company has been engaged in the business of banking or held at least 3/4 of the book value of assets, minimum 3/4 on the date of business reorganization. business reorganization कब हो रहा था? 8/11 को। उसका जो 3/4 of the book value है वो on the date of business continuously for 2 years prior to the date of business of reorganization, 2 साल पहले से वो होल्ड करता है continuously for 2 years prior to the date of business organization. business reorganization का प्रायर 2 साल कितना होगा? 8 नवंबर 2019 से लेके 8 नवंबर 2021 तक बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स का 3/4 वो होल्ड करते हुए आ रहा है। मतलब 8/11/19 में जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स था उसका 3/4 वो तब से लेके अभी तक कंटिन्यूअसली होल्ड करता है। दिस इज द कंडीशन फॉर प्रीडिसेसर कंपनी। अब सक्सेसर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? होल्ड्स एटलीस्ट 3/4 ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ
fixed assets of predecessor cooperative bank acquired through business reorganization continuously for a minimum of 5 साल। अब ये 8 नवंबर 2021 में सारा ये सब एसेट वेसेट किसके पास चला गया? कोऑपरेटिव बैंक बी के पास। अब जितना भी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स वो ए से लेके आया है उसका 3/4 नेक्स्ट 5 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। मतलब 8 नवंबर 26 तक उसको मिनिमम जो भी आज वो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स लेके जा रहा है ए का उसका 3/4 उसको कंटिन्यूअसली 5 साल तक होल्ड करना पड़ेगा। मतलब 8 नवंबर 2026 तक उसको 3/4 होल्ड करके रखना है ए का। मतलब वो उसको बेच नहीं सकता या ट्रांसफर नहीं कर सकता या कुछ और नहीं कर सकता। दैट बैंक सक्सेसर बैंक जो है उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। Continues the business of predecessor cooperative bank for a minimum period of 5 years from the date of business reorganization। इसका बिजनेस था, सपोज कोऑपरेटिव बैंक्स जो होता है, सपोज ये एग्रीकल्चर का कोऑपरेटिव बैंक है, एग्रीकल्चर का काम करता था, तो ये एग्रीकल्चर एंड जो दूसरा कोऑपरेटिव बैंक है वो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, तो वो जो पहला ए का एग्रीकल्चर का काम उसको कैरी ऑन करना पड़ेगा 5 साल तक। इसका जो बिजनेस है, मतलब ए का जो बिजनेस है, ए का, ओहो ये इसको थोड़ा डिलीट हो गया। अच्छा ओके, इसका जो बिजनेस है कोऑपरेट नहीं होगा, हटाओ। इसका जो बिजनेस है कोऑपरेटिव बैंक का, सपोज एग्रीकल्चर बिजनेस है, तो ये एग्रीकल्चर बिजनेस इसको 5 साल तक कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा बी को। जिस दिन से मतलब 8/11/26 तक उसको एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक, सपोज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना है फॉर 5 इयर्स। Next, fulfill such other conditions as may be prescribed to ensure revival of now। और भी ऐसा कोई कंडीशन, now एक बैंक कोऑपरेटिव बैंक है ए, उसको बी क्यों कैरी फॉरवर्ड कर रहा है या उसको बी क्यों सक्सीड कर रहा है? बिकॉज ए लॉसेस में जा रहा है और वो अपना लॉस बियर नहीं कर सकता, इसीलिए बी जो एक बड़ा कोऑपरेटिव बैंक का है वो आया है उसको टू सेव दैट बैंक। ए का जो भी उसका बिजनेस खत्म होते जा रहा है उसको बचाने के लिए एक बड़ा कोऑपरेटिव बैंक बी आया है। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर बी उसको अक्वायर कर ले, उसका एसेट वेसेट सब अक्वायर कर ले और वो जितना अपना जो बिजनेस चला रहा था वही बिजनेस चलाते रहे, तो विल बी बी एबल टू सेव ए? वो ए को सेव नहीं कर पाएगा। इसीलिए गाइडलाइंस और ये इनकम टैक्स में उसको 5 साल का एक तरीके से लॉकिंग पीरियड लगाया है कि 3/4 एसेट्स भी उसका तुम्हारे पास रहना चाहिए और उसका जो बिजनेस है वो 5 साल तक तुमको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, सो दैट द मोटिव ऑफ दिस सक्सेशन कैन बी अचीव्ड। मोटिव ऑफ दिस सक्सेशन क्या है? बी क्यों ए का बिजनेस लेके जा रहा है? ताकि ए भी रिवाइव करके अपना बिजनेस खुद चला सके। इसीलिए दिस मोटिव को सक्सीड करने के लिए, सो दैट दिस मोटिव ये जो अचीव करना चाहते हैं अपने थ्रू दिस सक्सेशन, ये अचीव कर सके, इसीलिए 5 साल का लॉकिंग पीरियड लगाया है। और भी अगर कोई कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी अगर और भी कोई कंडीशंस देता है टू अचीव दिस मोटिव, तो वो कंडीशंस भी सक्सेसर कंपनी को फुलफिल करना पड़ेगा। ये दो कंडीशन दिया हुआ है, एक एसेट्स का और एक प्रॉफिट्स का, सॉरी एक एसेट्स का और एक कैरी ऑन बिजनेस, ये दो तो उसको कैरी ऑन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा इस रिवाइवल को, इस कोऑपरेटिव बैंक ए को बचाने के लिए अगर और कोई भी कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी देता है तो वो सारा कंडीशंस भी कोऑपरेटिव बैंक बी को फुलफिल करना है। ओके, so
with this we complete ये carry forward और amalgamation set off का जो chapter था ये खत्म होता है. I am still left to give you questions on capital gains और other sources. ये दो पे अभी भी questions हम नहीं दिया है, वो आज हम दे देगा capital gains और other sources का. उसके बाद कुछ दिन after 2-3 days carry forward का दे देंगे. Now next is deductions. अब इतना देर हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या इनकम होगा, क्या इनकम टैक्सेबल होगा, कौन सा हेड में जाएगा, कौन सा हेड में कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा, ये सब चीज. नाउ दिस इज द चैप्टर डिडक्शंस. यहाँ पर अपने क्या पढ़ते हैं कि कितना आपको फायदा इनकम टैक्स में मिल रहा है. फायदा अंडर डिफरेंट सेक्शंस. डिफरेंट सेक्शंस में दिस इज द सेक्शन ऑफ 80 सीरीज which starts from 80C और ये खत्म होगा 80U पे जाके. ठीक है. इट इज नॉट दैट कि CDEFGH एकदम सीरियली 80U तक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. इसमें जितना भी सेक्शंस है जैसे C, D, E, G ये सब द मेन थिंग इज 80. इसीलिए इसको 80 सीरीज बोलते हैं क्योंकि इट विल बी स्टार्टिंग ऑल द सेक्शंस विल स्टार्ट विद 80. इसको अपने चैप्टर 6 से डिडक्शंस बोलते हैं. इनकम टैक्स में इनकम टैक्स का जो टैक्स का बुक अगर आप क्या बोलते हैं द लॉ जो एक्चुअल आपका इनकम टैक्स एक्ट है द मेन बुक, उसमें चैप्टर 6 डिडक्शंस बोल के हम लोग इसको दे आर नोन एज चैप्टर 6A डिडक्शंस. नाउ इसमें आपका कितना सारा सेक्शंस आएगा. 80C, CCC, CCD, CCE ये चार 80C का पोर्शन है. फिर D है, DD है, DDB है. देयर आर लॉट बहुत सारा सेक्शंस है. 34 सेक्शंस है इसमें. 34 मतलब 80 सीरीज में 34 सेक्शंस है व्हिच यू हैव टू स्टडी. और उसमें कौन से सेक्शन में क्या डिडक्शन मिलता है एंड व्हाट आर द कंडीशंस जो आप फुलफिल करेंगे तब आपको वो डिडक्शन मिलेगा. तो ये डिडक्शंस कैसे होगा. सपोज आपका सैलरी से इनकम है, बिजनेस इनकम है और अदर सोर्सेस है. ये हम पहले भी बहुत बार बोले. सपोज सैलरी 2 लाख रुपया आता है, बिजनेस इनकम से आपका 3 लाख रुपया आता है और अदर सोर्सेस से 1.5 लाख रुपया आता है. आपका टोटल इनकम है 6.5 लाख. इसको अपने ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं, नॉट नेट. ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम है बिकॉज अभी तक इसमें से डिडक्शंस माइनस नहीं होगा. फिर इसमें माइनस होता है चैप्टर 6A डिडक्शंस. फिर आपको चैप्टर 6A डिडक्शंस मिलता है एज पर द क्राइटेरिया. जैसे जैसे आप फुलफिल करेंगे वैसे वैसे आपको डिडक्शंस मिलेगा. और ये चैप्टर 6A डिडक्शंस में आपका 80 सीरीज आता है. सपोज 80 सीरीज में टोटल आप डिडक्शंस आपको मिला 2.5 लाख रुपीज. तो आप कितना इसमें सेव कर लिए. आपको सिर्फ 4 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा. और 4 लाख पे आप टैक्स आपका कितना आएगा. आपका 2.5 लाख तक मिल 4 लाख का पे कितना टैक्स आएगा. Who can say this? ये now this you should say. अब तो 1 महीना एग्जाम होगा. ढाई लाख तक एग्जाम्प्ट, कोई टैक्स नहीं है. उसके बाद कितना था 5 लाख तक. 2.5 से 5 कितना था टैक्स. 5 लाख तक 5%. तो आपका कितना इनकम बचा हुआ है. 4 लाख में से 2.5 लाख अगर आपका टैक्स नहीं लगता है तो आपको 1.5 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा. 1.5 लाख पे 5% टैक्स कितना आएगा. 7,500. 7,500. आपको रिबेट था. रिबेट इफ यू रिमेम्बर रिबेट कितना था 12,500. whichever is lower. जो अमाउंट आप टैक्स पे कर रहे हैं
इसमें आपका सेस भी ऐड होगा 4%, सेस भी ऐड होगा 7,500 में 300 रुपया सेस, तो 7,800 इतना रुपया का आपको टैक्स पेमेंट करना है। लेकिन आपको रिबेट था द अमाउंट विच इज पेबल और 12,500 whichever इज लोअर, तो आपको 7,800 का पूरा रिबेट मिल जाएगा, टैक्स पेबल इज निल। ऐसे भी अगर आप कभी इफ यू डू एनी एग्जाम्पल यू विल ऑलवेज सी, ऐसे बोलने के लिए 2.5 लाख तक आपका टैक्स एग्जाम्प होता है, आपका स्लैब वैसे ही कैलकुलेट होता है, बट जब तक टोटल इनकम 5 लाख तक है, इफ योर टोटल इनकम इज 5 लाख, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 5 लाख पे अगर आप जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो टैक्स पेबल आएगा वो 12,500 आएगा और आपका रिबेट कितना है 12,500, इसीलिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। 5 लाख तक का स्लैब तक, 5 लाख तक अगर आपका टोटल इनकम है तो आपको कभी भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। So this is one of the shortcut which you should know कि अगर आपको नॉर्मल आपका ग्रॉस टोटल इनकम, सपोज एग्जाम में करते करते अगर आपका नेट टोटल इनकम आ गया, डिडक्शंस के बाद टोटल इनकम अगर आपको दिख रहा है कि 5 लाख रुपया आया है या 5 लाख तक कम है, यू शुड बी वेरी मच श्योर कि आपका टैक्स लायबिलिटी नहीं आना चाहिए। अगर आप कैलकुलेट करते हो और आपका टैक्स लायबिलिटी आ रहा है, आपको ऐसा लगता है एग्जाम में कि टैक्स लायबिलिटी आ रहा है, दैट मींस यू शुड रीचेक द कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी पोर्शन, क्योंकि 5 लाख तक का इनकम में कभी भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगा। क्योंकि आप कभी भी कैलकुलेट करके देख लीजिए, 5 लाख तक का इनकम 2.5 लाख एग्जाम, उसके बाद 2.5 से लेके 5 तक का जो भी आपका वो आएगा वो 12,500 आएगा और 12,500 आपका रिबेट मिल जाता है, इसीलिए आपका नेट टैक्स पेबल विल बी 0 up to 5 लाख रुपीस। Next, this chapter. Now, deductions under chapter 6A are not available in long-term capital gain, short-term capital gain and casual income like winning from lotteries, races, etc. ये आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल्स जब कर रहे थे तभी आपको बता दिया गया था। कैसे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? बिकॉज आपका जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है, सपोज आपका टोटल इनकम आता है 5 लाख रुपया, उसमें से अगर आपका STCG 1 लाख रुपया है तो ये 1 लाख रुपया माइनस होके 4 लाख पे आपको स्लैब वाला फॉर्मेट में जाना है और ये 1 लाख में इफ यू रिमेम्बर STCG चार्ज होता है 15%। ये STCG आपको 15% चार्ज करना पड़ता है, तो इसीलिए आपको ये अलग मतलब अलग में दिखाना है। आपको इस 1 लाख पे 15% टैक्स देना है एंड दिस टैक्स यू हैव टू पे। ये जो स्लैब वाला पोर्शन है 4 लाख, ये स्लैब वाला पोर्शन पे आप डिडक्शंस ले सकते हैं, STCG और LTCG पे नहीं ले सकते बिकॉज वो नॉर्मल टैक्स स्लैब से टैक्सेबल नहीं है, उसके लिए अलग रेट्स है। LTCG के लिए भी अलग रेट था, इफ यू रिमेम्बर LTCG के लिए भी था 10% और 20%। इंडेक्सेशन ऑफ बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन था और नहीं था तो 10% और इंडेक्सेशन अगर आप करते हैं तो 20% का टैक्स, इफ यू रिमेम्बर उसमें ये सब लिखा हुआ था। तो इसीलिए STCG और LTCG पे उसका अलग रेट ऑफ टैक्सेस है, वो स्लैब में नहीं आता, स्लैब में नहीं कैलकुलेट होता, इसीलिए उसका डिडक्शंस भी नहीं है अंडर दिस चैप्टर। और एक कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम यू हैव रेड, अदर सोर्सेस में कैजुअल इनकम में 30% टैक्स लगता है। अभी अदर सोर्सेस नहीं पढ़े थे ये बात कि कैजुअल इनकम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज ये सब में 30% टैक्स लगता है। तब आई सेड कि जो ये कोई भी गेम होता है, गेम शोज एंड ऑल, वो तो जितना बोलते हैं उतना कभी क्रेडिट नहीं होता, वो 30% माइनस करने के बाद क्रेडिट होता है बिकॉज 30% इज द टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। तो इसीलिए वो 30% कैजुअल इनकम के भी डिडक्शंस नहीं है बिकॉज दोज आर ट्रीटेड सेपरेटली, उसका अलग सेपरेट टैक्सेशन होता है। सिर्फ जो आपका नॉर्मल इनकम है, जो आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबिलिटी करना है, उसी को सिर्फ आप
डिडक्शंस ले सकते हैं। The aggregate amount of deduction under chapter 6A cannot exceed gross total income. वेरी ऑब्वियस, ये आपको बताने का जरूरत भी नहीं है कि आपका टोटल इनकम अगर कहाँ गया, अगर आपका टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम 6.5 लाख है, डिडक्शंस कभी भी 6.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली उसके बाद भी अगर आप डिडक्शंस लेंगे तो आप डिडक्शंस लेंगे किसमें से? सपोज चैप्टर 6A का डिडक्शन किसी का 6.5 लाख का ग्रॉस टोटल इनकम है, उसमें से ही वो 6.5 लाख का डिडक्शंस भी ले लिया, तो ऐसे ही लायबिलिटी जीरो आ गया, तो और उसमें वो डिडक्शंस लेगा भी कैसे? सो दिस वाज नथिंग स्पेशल, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। Deductions must be claimed. Obviously, when you file your return, जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे, अपना पूरा इनकम साल का इनकम बना के टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करके जब आप अपना रिटर्न अपलोड करते हैं इनकम टैक्स साइट में, सपोज उस टाइम में आप कोई एक सेक्शन में क्या बोलते हैं डिडक्शन लिए ही नहीं, सपोज 80 सीरीज का 80C या 80D TTA कोई में भी आप डिडक्शन नहीं लिए और आप अपना रिटर्न फाइल कर दिए, तो दैट इज योर फॉल्ट। आपको कोई आके बोलेगा नहीं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आके बोलेगा नहीं कि यू टेक द क्लेम, दैट इज मैंडेटरी, आपको वो क्लेम करना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कभी नहीं होता, साइड पे ऑटोमेटिकली आपका चैप्टर 6 का डिडक्शंस कभी भी कैलकुलेट नहीं होता, वो डिडक्शंस आपको उसमें डालना पड़ेगा, या टू फीड देयर कि मेरा इस सेक्शन में इतना डिडक्शंस है, इस सेक्शन में इतना डिडक्शंस है, तभी वो ऑटो कैलकुलेट होके आता है। जैसे आपका टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है क्योंकि वो साइट को पता है 2.5 लाख तक एग्जाम करना है, उसके बाद इस रेट से मेरे को लायबिलिटी कैलकुलेट करके देना है। बट अगर आप डिडक्शंस फीड नहीं करेंगे तो साइट को पता कैसे चलेगा कि ये डिडक्शंस आपको लेना था? तो यू हैव टू क्लेम द डिडक्शंस, इफ यू आर नॉट क्लेमिंग द डिडक्शंस वो डिडक्शंस आपको मिल नहीं सकता। Where deduction under any section of chapter 6A has been claimed, then the same shall not qualify for deduction in any other section. Obviously आप एक ही बार एक चीज का डिडक्शन ले सकते हैं, अगर आप चैप्टर 6A में ले चुके तो आपको और कोई सेक्शन में उसका डिडक्शन नहीं मिल सकता। Now first section is 80C. 80C का शॉर्टकट है, जितना भी इन्वेस्टमेंट्स है आपका, LIC का प्रीमियम देते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदना, कोई भी अगर घर खरीदते हैं, हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और उसका टैक्सेबल होता है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो वो परचेज का कॉस्ट, वो वाला अमाउंट, या इंश्योरेंस पेमेंट, कोई भी टाइप का बॉन्ड सिक्योरिटीज खरीदना, शेयर इक्विटी शेयर डिवेंचर्स खरीदना, जितना भी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है वो सारा इन्वेस्टमेंट्स कवर्ड होता है अंडर सेक्शन 80C। 80C का मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपया। आप साल में 80C अंडर द हेड 80C आप सिर्फ 1.5 लाख रुपया का ही डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप सपोज आपका इन्वेस्टमेंट है 1,75,000 का, स्टिल सीलिंग लिमिट इज 1.5 लाख, 1.5 लाख तक आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेफ्ट 25,000 पे आपको टैक्सेबल, वो आपका टैक्सेबल इन्वेस्टमेंट है, उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। It is applicable to both individual and HUF. Now ऐसा कुछ है जो इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए है, और फिर कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट्स है जो सिर्फ ऐसा बेनिफिट्स है which is available only to individual। पहला जो इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए है, पहला इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं 1.5 लाख तक आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 80C में अलाउ हो जाएगा, यू डोंट हैव टू पे टैक्स ऑन दैट। इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी टेकन ऑन लाइफ ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल, हिमसेल्फ, स्पाउस एंड चाइल्ड, चाइल्ड मेजर हो या माइनर, जो भी आपका इंडिविजुअल खुद पे, उसका स्पाउस और चाइल्ड, इनके लिए अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो वो आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। मैक्सिमम लिमिट कितना है? नाउ मैक्सिमम लिमिट का इसमें स्लैब है, सी 31 मार्च 2012 इंश्योर्ड जो है, जिसके लिए आप लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट कर रहे हैं, इज डिसेबल और सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80 DDB।
आपका 80 DDB अभी जब आप पढ़ेगा तब होगा 80 DDB में इफ द इंश्योर्ड इज डिसेबल और सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, तो इस रेट्स का ये रेट्स है आपका पॉलिसी इशूड मैक्सिमम लिमिट ऑफ जो आप प्रीमियम पे करते हैं उसका इतना, दिस इज द लिमिट। और इंश्योर्ड इज एनी अदर पर्सन, या तो डिसेबल है या डिसेबल नहीं है, तो 20 10 10। अब कैपिटल सम इंश्योर्ड, कैपिटल अब आपका प्रीमियम का परसेंटेज किस पे निकलता है। इफ यू हैव एवर क्या बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस कभी किए, इफ यू हैव सीन द पेपर्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस का एक सम एश्योर्ड रहता है कि इन दिस हैपनिंग, ऐसा कुछ होने से 5 लाख रुपया सपोज आपको इंश्योरेंस कंपनी देगा, दिस इज द अमाउंट जो नोन एज सम एश्योर्ड, ये आपको मिलेगा एश्योर्ड अमाउंट। अब उसका 10% 20% आपका प्रीमियम एग्जेम्प्ट होता है। सपोज हर साल आप 5 लाख का इंश्योरेंस है, हर साल आप 50,000 रुपया प्रीमियम देते हैं उसके लिए, तो हर साल अगर आप 50,000 रुपया प्रीमियम देते तो इट इज 10% ऑफ योर सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड मतलब 5 लाख का 10%, 50,000 रुपया। इस तरीके से आपका प्रीमियम डिजाइन होता है कि आपका प्रीमियम इज हाउ मच ऑफ द सम एश्योर्ड। Shall mean the minimum amount assured under the policy on happening of an insured event। अगर जो जिसके लिए आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस LIC कैसा भी हो सकता है। अब इट डिपेंड्स कि आप कैसा LIC बनाए हैं, व्हाट इज द इवेंट, क्या होने से आपको वो पैसा मिलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर इंश्योरेंस पॉलिसी। अब वो पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है, वो सम एश्योर्ड इज द मिनिमम अमाउंट व्हिच LIC विल गिव यू अंडर दिस प्रीमियम, उसको अपने बोलते हैं नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट। नाउ व्हाट इज व्हाट यू आर नॉट टेकिंग, द वैल्यू ऑफ एनी प्रीमियम अग्रीड टू बी रिटर्न्ड। प्रीमियम का पैसा, सपोज लाइफ इंश्योरेंस को आप हर साल 50,000 रुपया पेमेंट करते हैं, नाउ सपोज उसमें से कभी कोई 5,000 रुपया प्रीमियम का वापस आ गया, दैट इज नॉट सम इंश्योर्ड, उसको अपने सम एश्योर्ड नहीं बोलते। सम एश्योर्ड इज ऑन एन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, जिसके लिए ये लाइफ इंश्योरेंस बना है, उस इवेंट का होने पे जो आपको मिनिमम अमाउंट मिलेगा, दैट इज सम एश्योर्ड, नॉट एनी अमाउंट ऑफ प्रीमियम व्हिच इज रिटर्न टू यू or any benefit which is given to you by bonus or any other person। अगर आपको ऐसा कोई बेनिफिट मिला है बोनस या कुछ भी मिला है बिकॉज यू आर अ प्रीमियम होल्डर, तो हो सकता है आपको कंपनी की तरफ से कोई इंटरेस्ट बोनस कुछ भी मिले, वो आपका इंक्लूड नहीं होगा सम एश्योर्ड में। सम एश्योर्ड इज टोटली डिफरेंट थिंग, व्हिच मींस कि जितना आपको पैसा मिलेगा ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जिसके लिए ये लाइफ इंश्योरेंस लिया गया है। तो पहला इज प्रीमियम पेड, LIC का प्रीमियम पेड 80C में डिडक्शन है। नेक्स्ट इज PPF। PPF इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें आप साल का 1.5 लाख रुपया जमा करा सकते हैं। PPF पे इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा मिलता है rather than any other thing। बैंक में सेविंग इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं है आजकल, PPF में आपको इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा मिलता है एंड यू उसमें आप साल का 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट करा सकते हैं। आप 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट करवा सकते हैं बिकॉज 80C में आपको 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा। इफ यू वांट आप ज्यादा भी कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नाउ सब्सक्रिप्शन किसके नाम पे होना चाहिए, PPF या तो इंडिविजुअल के नाम पे, स्पाउस के नाम पे, या फिर कोई भी चाइल्ड और मेंबर है तो कोई HUF। नाउ सपोज आपके PPF में पैसा जमा है, अब उस PPF से आप लोन लिए हैं, लोन ले से फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। अब लोन क्यों लिए अपना PPF का पैसा से, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। ना इस लोन का आप रीपेमेंट करते हैं, सपोज 5 लाख का लोन लिया आपने, अब इस लोन का आप रीपेमेंट करते हैं। दिस रीपेमेंट ऑफ लोन इज नॉट कंसिडर्ड एज योर डिडक्शन अंडर 80C। अब PPF में जो जमा कराते हैं, इन्वेस्टमेंट इन PPF will be considered, not the loan repayment। लोन का पैसा जो आप रीपेमेंट कर रहे PPF को, वो कभी भी 80C का डिडक्शंस में नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट्स, 80C is a section which encourages investments, इसीलिए अलग अलग टाइप का बेनिफिट देके इन्वेस्टमेंट्स करवाने का स्कीम है ये, ताकि आप इन्वेस्ट करें फॉर योर बेटर सेविंग्स
और आप इन्वेस्ट क्यों करेंगे? जनरली पीपल का, बहुत कम लोगों का इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पीपल होता है। पीपल बिलीव यू अर्न, वो सेव कर दो और जितना खर्चा करो फिर जो सेव हुआ बैंक में डाल दो। बैंक में डालना इज द ओनली फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट पीपल थिंक। उसमें जो इंटरेस्ट आएगा एफडी या सेविंग्स। नो, एटीसी में और भी बहुत सारा ऐसा स्कीम्स है जिसमें आप इन्वेस्ट करके आपको रिडक्शन में मिलेगा अंडर इनकम टैक्स and you will be saving more than your bank का savings. Subscription to National Saving Certificates. What are National Saving Certificates? NSC. NSC आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाना। अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाके अपना सेविंग्स करते हैं तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स को NSC बोलते हैं, ठीक है। दिस इज अ सेविंग स्कीम बाय पोस्ट ऑफिस। इसके लिए आपको अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में सेविंग करवाना पड़ेगा। If contribution is made in joint names, the person who is actually contributing उसको रिडक्शन मिलेगा, ठीक है। एनएससी में जितना भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते तो अभी तक आपका क्या क्या होगा? एलआईसी प्रीमियम, जस्ट राइट इन शॉर्टकट, एलआईसी प्रीमियम, पीपीएफ, एनएससी, ये तीन चीज पे एटीसी मिलता है। कंट्रीब्यूशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अगर आप कोई यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अगर कोई इंश्योरेंस प्लान में या कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन भी आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। सपोज आप कोई एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी का कोई एन्युटी प्लान या फिर कोई और इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी एन्युटी प्लान के लिए पेमेंट करते हैं तो उसके लिए भी आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर 80C। सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड यूनिट्स। अगर आप म्यूचुअल फंड्स का कोई यूनिट्स खरीदते हैं, बट कौन सा यूनिट्स विच आर नोटिफाइड, जो प्रेस्क्राइब्ड है वही यूनिट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी आपको रिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। Any sum paid as subscription to home loan account scheme of or notified pension fund of the National Housing Bank. अगर नेशनल हाउसिंग बैंक का होम लोन अकाउंट स्कीम का से अगर आप कोई पैसा लिए हैं या फिर उसमें अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको रिडक्शन मिलता है 80C में। Next is any sum paid as subscription to notified deposit schemes. कोई भी टाइप का स्कीम, पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंगेज इन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउसेस। रेजिडेंशियल हाउस खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर आप कोई भी ऐसा हाउसिंग स्कीम में डिपॉजिट करते हैं कि बाद में आप उस पैसा को विड्रॉ करके यू विल बी यूजिंग इट फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस, तो वो डिपॉजिट भी आपको 80C में रिडक्शन मिलेगा। Any authority constituted in India for the purpose of satisfying the need for housing accommodation. हाउसिंग एकोमोडेशन के लिए अगर कोई अथॉरिटी बना है और उस अथॉरिटी में अगर आप कुछ डिपॉजिट करते हैं तो भी आपको उस स्कीम में, अगर आप हाउसिंग रिलेटेड स्कीम्स में अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर 80C। नाउ यू हैव टू लर्न दिस कि कहाँ डिपॉजिट करने से आपका 80C में डिडक्शन मिलता है। Now any purchase of house, अगर आप पेमेंट करते हैं फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, द इनकम फ्रॉम विच इज चार्जेबल अंडर इनकम हाउस प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल हाउस का इनकम किस में चार्ज होता है? हमेशा हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप इनकम फ्रॉम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में अगर आप कोई ऐसा घर खरीदते हैं, एनी इंस्टॉलमेंट ड्यू अंडर एनी सेल्फ फाइनेंसिंग और अदर स्कीम ऑफ एनी डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाउसिंग बोर्ड या अदर अथॉरिटी, किसी से भी अगर आप लोन लिए इन लोग को अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं तो वो आपका अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन मिलेगा। एनी इंस्टॉलमेंट ड्यू टू एनी कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी of which the assessee is shareholder or member towards the cost of the house property allotted to them. उसके अगर आप मेंबर हैं या शेयर होल्डर है, उसको अगर कोई इंस्टॉलमेंट देते हैं you will be entitled to get deduction under 80C.
रिपेमेंट ऑफ द अमाउंट बोरोड बाय द एसएससी, अगर एसएससी बोरो करता है कोई अमाउंट हाउस प्रॉपर्टी परचेज या कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और वो बोरो किससे करता है, स्पेसिफाइड पर्सन, और यहाँ पे आपका स्पेसिफाइड पर्सन का इंक्लूडिंग मतलब कौन कौन आता है स्पेसिफाइड पर्सन में, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक, नेशनल हाउसिंग, लाइफ इंश्योरेंस, ये लोग जितना भी जन है ये लोग स्पेसिफाइड पर्सन है। ये लोग से अगर आप पैसा बोरो किए एंड यू आर रिपेइंग दैट, तो आपको डिडक्शन मिलेगा 80C में। Now one thing, section 24, section 24 आप पढ़े थे हाउस प्रॉपर्टी में, जहां आपका वो था जिस सेक्शन 24 आपको मिलता डिडक्शन मिलता था ग्रॉस इनकम से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलता था, फिर आपको नेट एनुअल वैल्यू एनएवी आता था आपका। तो अगर 24 में अगर आप डिडक्शन ले रहे हैं तो वो आपको 80C में डिडक्शन नहीं मिलेगा। इट इज ऑलवेज सेड कि कोई एक सेक्शन में ही आपको इनकम टैक्स का डिडक्शन मिल सकता है। अगर कोई डिडक्शन किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में मिल गया तो दूसरा सेक्शन में कभी भी डिडक्शन नहीं मिल सकता। डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ यूनिट्स टू एनी म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का यूनिट्स, इन्वेस्टमेंट एज टर्म डिपॉजिट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, कोई भी शेड्यूल बैंक के साथ अगर अपना टर्म डिपॉजिट करवाते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स होता है वैसे ही टर्म डिपॉजिट स्कीम्स है, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन टर्म डिपॉजिट्स ऑफ बैंक तभी भी आपको 80C का डिडक्शन मिलेगा। नोटिफाइड बॉन्ड्स इशूड बाय नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अगर कोई बॉन्ड्स इशू करता है एंड इफ यू इन्वेस्ट इन दोज बॉन्ड्स, मतलब इफ यू परचेज दोज बॉन्ड्स, तो भी आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इफ यू आर डिपॉजिटिंग तो आपको 80C का डिडक्शन मिलेगा। और 5-year term deposit, time deposit in an account under post office time deposit rules, post office time deposit rule में अगर आप 5 years का डिपॉजिट करवाते हैं इन एन अकाउंट तो भी उस अमाउंट का आपको डिडक्शंस मिलेगा। सी दीज आर द नेम्स ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो आपको मिलेगा एंड यू हैव टू लर्न दिस कि एक चीज कहाँ पेमेंट करने से या कहाँ इन्वेस्ट करने से आपको 80C का डिडक्शंस मिलता है। These were अभी तक जितना भी आपने पढ़े वो क्या था, if you are the deduction which is available to individual और HUF। अब नेक्स्ट आपका आएगा कुछ 4-5-6-7 डिडक्शंस है which is only available to individual। क्या है वो डिडक्शंस? पेमेंट बाय इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी। नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ अगर आपका कोई नॉन ट्रांसफरेबल बॉन्ड बना से मतलब नॉन ट्रांसफरेबल कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तो उसको अपने बोलते हैं नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एंटिटी। नॉन ट्रांसफरेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका इंश्योरेंस कंपनी के साथ है दैट इज नोन एज नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी। Any sum deducted from salary of a government employee for the purpose of securing to him a deferred annuity or making provision for his wife or children। Suppose government employee है, उसका सैलरी में से कुछ एक पोर्शन का सैलरी का अमाउंट काट लिया जाता है और वो डिपॉजिट करवाया जाता है बिफोर क्रेडिटिंग सैलरी, सैलरी आने के पहले 20% काट के, फॉर whom वाइफ और चिल्ड्रन, तो उस टाइम के वो डिडक्शंस वो जो काट के आता है दैट अमाउंट इज अलाउड अंडर सेक्शन 80C। और ये कितना आप काट सकता है, गवर्नमेंट कितना काट सकता है एम्प्लॉय से, 20% ऑफ द सैलरी, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय का सिर्फ 20% ही, मिनिमम मतलब मैक्सिमम 20% तक आप काट डिडक्ट कर सकते हैं टू मेक प्रोविजन फॉर वाइफ और चिल्ड्रन। तो वो जो अमाउंट डिडक्ट हो रहा है दैट विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80C एज डिडक्शन एज योर इन्वेस्टमेंट डिडक्शन। कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पढ़े थे अपने पीपीएफ, वैसे ही अगर आप इंडिविजुअल स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी अपना पैसा जमा करवाता है, पीएफ में अगर कोई कंट्रीब्यूशन आप करते हैं तो वो पीएफ का कंट्रीब्यूशन भी आपका 80C में अलाउ है। कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, तो भी उस स्कीम वो वाला जो अमाउंट है
that will be allowed if you are donating investing in superannuation fund. उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन टू एनी नोटिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटी. अगर कोई गवर्नमेंट कोई सिक्योरिटी इशू करता है एंड इफ यू इन्वेस्ट इन दैट एंड इफ इट इज सेड कि इन्वेस्टमेंट्स अगर नोटिफाइड है वो कि 80C का रिडक्शन मिलेगा इसमें इन्वेस्ट करने से, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको 80C का रिडक्शन मिलेगा. एक और है आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम विच वाज लॉन्च्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ गर्ल चाइल्ड. इस जो गर्ल चाइल्ड का जो पेरेंट है वो लोग अमाउंट वो क्या होगा इन्वेस्ट कर सकता है इन दिस स्कीम. और ये मैच्योर कब होगा, when the girl child turns 18 years. उसके बाद that can be used for the education of girl child, marriage of girl child, कुछ भी. तो 18 साल तक for girl child आप डिपॉजिट करवा सकते इन दिस सुकन्या समृद्धि अकाउंट. इसका जो भी आप अमाउंट इसमें डिपॉजिट करवाते हैं वो आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर 80C. कंट्रीब्यूशन टू एनी नोटिफाइड पेंशन फंड सेट अप बाय म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड का अगर कोई पेंशन फंड है उसमें अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं तो भी मिलेगा. नाउ प्राइवेट ट्यूशन फीस. प्राइवेट ट्यूशन फीस फॉर 2 चाइल्ड आपका अलाउ है अंडर 80C. अब ट्यूशन फी मतलब क्या होगा, ट्यूशन फी मतलब जो प्राइवेट ट्यूशन फी है दैट इज नॉट इंक्लूडेड. ट्यूशन फी मतलब योर स्कूल का फीस, मंथली फीस जो है स्कूल का, दैट इज अलाउड एज रिडक्शन. या आपका स्कूल में जो एनुअली एडमिशन फी लगता था वो एडमिशन फी इज अलाउड एज रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. और जो मंथली फी का पेमेंट होता है हर मंथ जो आप पेमेंट करते हैं फीस ऑफ स्कूल फॉर 2 चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड अलाउ है अंडर सेक्शन 80C. ओके अब ये सारा जितना भी रिडक्शंस हम बोले ये सब रिडक्शंस कितना है, इसका मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपया. जितना भी आप इन्वेस्ट कर लीजिए 80C में इतना सारा मतलब उसमें दिया हुआ है स्कीम्स, आप कितना भी इन्वेस्ट कर दीजिए आपको अल्टीमेटली डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख रुपया का. 1.5 लाख तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C. इसी पे एक इलस्ट्रेशन है दिस वन. पेमेंट ऑफ 80C में आपको डिडक्शंस कैलकुलेट करना है. अमाउंट ऑफ डिडक्शन, पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम 5000 रुपया, इट इज रुपीज इन थाउजेंड्स. तो पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम कितना आप LIC प्रीमियम दे रहे हैं 5000 रुपया. और LIC का पॉलिसी अमाउंट कितना है 80,000. 80,000 का 10% अलाउ है. अदर केसेस में कितना अलाउ था 10%. ठीक है. इफ यू गो इन पेज नंबर 377 तब आपको दिखेगा अदर पर्सन में 10% अलाउ है आफ्टर 1 अप्रैल 2013. तो यहाँ पे आपका पॉलिसी अमाउंट है 80, तो 10% ऑफ 80 इज 8000. लेकिन आप कितना प्रीमियम पेमेंट करते हैं 5000, तो 5000 का प्रीमियम आपका अंडर सेक्शन 80C पूरा अलाउ होगा. तो 5000 यहाँ पे अलाउ होता है. नेक्स्ट इज NSC परचेज, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो पोस्ट ऑफिस स्कीम था. कितने का NSC आप परचेज किए 20,000, तो ये 20,000 पूरा अलाउ होगा. रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन. हाउसिंग लोन आप पेमेंट करते हैं, जो हम लोग पढ़े थे हाउसिंग स्कीम ये वो में कितना जगह था हाउसिंग लोन का रिपेमेंट 20,000. ये आप 20,000 अलाउ कर सकते हैं. हाउसिंग लोन का रिपेमेंट और जगह भी डिडक्शन मिलता है अंडर दिस 80 सीरीज. दूसरा सेक्शन में भी मिलता है, जब उस सेक्शन में जाएंगे तब वी विल सी. और इसीलिए इट इज रिटन कि रिडक्शन अगर कोई और सेक्शन में मिलता है तो मतलब कोई आप 80 सेक्शन में ले सकते हैं, या तो 80C में ले सकते हैं या 80E है वो उसमें आप ले सकते हैं 80EE. तो इट डिपेंड्स कि आप किस में लेंगे, आप किसका कंडीशंस फुलफिल कर सकते हैं. यू कैन टेक ओनली वंस. द क्रक्स ऑफ द थिंग इज यू कैन टेक ओनली वंस. स्कूल फी पेड फॉर 1 चाइल्ड. अच्छा, कंट्रीब्यूशन टू यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये आपका डिडक्शंस मिलेगा 10,000 रुपीज. स्कूल फी पेड फॉर 1 चाइल्ड का डिडक्शन मिलेगा 10,000.
मैक्सिमम 2 चाइल्ड है, 1 चाइल्ड का फीस डिडक्शन। अमाउंट डिपॉजिटेड इन पीपीएफ 5000 रुपया, सॉरी दिस वन 5000 रुपया डिपॉजिट इन पीपीएफ अलाउ है। नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड में आप कितना कर रहे हैं इन्वेस्ट, 50,000 रुपया, ये सारा है। नाउ आपका टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हो गया एटीसी में, एलआईसी, एनएससी परचेज, रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, कंट्रीब्यूशन ऑफ टू यूएलआईपी, स्कूल फीस, नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और डिपॉजिट्स इन पीपीएफ, सारा मिला के 1,20,000 रुपीज आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है अंडर 80C। तो ये 1,20,000 का पूरा रिडक्शन आपको मिलेगा फ्रॉम योर ग्रॉस टोटल इनकम। क्यों मिलेगा पूरा रिडक्शन, बिकॉज 1.5 लाख तक का आपका लिमिट था, आपको 1,20,000 तक का इन्वेस्टमेंट आप किए अंडर सेक्शन 80C, तो ये पूरा रिडक्शन आपको मिलेगा। नाउ ये कुछ कुछ स्कीम का वो भी है, लॉक इन पीरियड भी है। एलआईसी जो पॉलिसी है ना, वो आप सरेंडर नहीं कर सकते फॉर 2 years ऑन सच पॉलिसी हैज बीन पेड। 2 साल तक मिनिमम आपको वो पॉलिसी के लिए पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आप उसको क्या बोलते हैं, अगर आप प्रीमियम पे नहीं करेंगे तो जो भी आपको बेनिफिट मिला था वो एड बैक हो जाएगा एज योर इनकम। हाउसिंग लोन में 5 साल के पहले आप अपना घर बेच नहीं सकते, यू हैव टू होल्ड दैट हाउस फॉर 5 years। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में भी आपका जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 5 साल तक पूरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके पहले आप उस प्लान से अपना नाम विथड्रॉ नहीं कर सकते। शेयर्स डिबेंचर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी या पावर कंपनी म्यूचुअल फंड अगर है तो यू कैन नॉट ट्रांसफर इट विद इन 3 years। 3 years के बाद ही आप उसको सेल या ट्रांसफर कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट जो था, उस स्कीम में अगर आप एक बार डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिए तो आपको 5 साल तक डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे 5 साल तक डिपॉजिट तो आपको जितना भी रिडक्शंस मिला था अंडर 80C वो एड बैक हो जाएगा एज योर इनकम। नेक्स्ट सेक्शन 80CCC in respect of contribution to pension fund. During the previous year, SSC has paid or deposited a sum under an annuity plan for Life Insurance Corporation of India or any other insurer for receiving pension from the fund. अगर ऐसा कोई फंड है जिस फंड में से आपको पेंशन मिलेगा बाद में, इसीलिए यू आर डिपॉजिटिंग अमाउंट इन दैट, वो या फिर पेमेंट आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो आपका इनकम चार्जेबल टू टैक्स है उस अमाउंट में से यू आर डिपॉजिटिंग इन दिस फंड। मतलब अगर सपोज किसी का एग्रीकल्चरल इनकम है विच इज नॉट टैक्सेबल, उसमें से अगर आप इस पेंशन फंड में कुछ डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको 80CCC में डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80CCC में डिडक्शन कब मिलेगा, जब आप पेमेंट करेंगे, बट यू आर पेइंग इट इन अ फंड which will give you pension in future, वो आपको पेंशन देगा और आप इसका पेमेंट कर रहे हैं फ्रॉम टैक्सेबल इनकम, यू कैन नॉट डू इट फ्रॉम एग्जेम्प्ट इनकम। आपको टैक्सेबल इनकम से आपको डिपॉजिट करना है इन दिस पेंशन फंड। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, 80CCC में भी मैक्सिमम डिडक्शन आपका कितना है, 1.5 लाख। नाउ 80CC में, 80CCC में और 80CCD में, तो ये 80C, 80CCC और 80CCD, इस तीनों में आप पढ़ेंगे मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, ठीक है। तो ऐसे आपको देख के लगता है 4.5 लाख रुपया का डिडक्शन मिल जाएगा 80C, 80CCC और 80CCD, बट नो, इंडिविजुअली इन लोग का 1.5 लाख नहीं है। 80CCE एक सेक्शन है जो बोलता है आप 80C में इन्वेस्ट करिए, 80CCC में इन्वेस्ट करिए, 80CCD में इन्वेस्ट करिए, टोटल डिडक्शन आपको 1.5 लाख रुपए मिलेगा। इंडिविजुअली 1.5 लाख नहीं, आपको सिर्फ 80C में इन्वेस्ट करना है
कर लिए, नो प्रॉब्लम, 1.5 लाख रुपया मिलेगा। आपको सिर्फ 80CCC में इन्वेस्ट करना है, यू डू इट, नो इश्यूज, 1.5 लाख मिलेगा। लेकिन सपोज आप 80CB में 1.5 लाख कर दिए, आप सोचे 80CC में भी हम 1.5 लाख का डिडक्शन ले लेंगे और 80CCD में भी हम 1.5 लाख का, टोटल 4.5 लाख का डिडक्शन लेंगे, नो। टोटल ऑफ ऑल दीज डिडक्शंस, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर लो इधर उधर, टोटल हमेशा 1.5 लाख रहेगा, 1.5 लाख से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। ये 80CCE में लिखा हुआ है कि टोटल ऑफ 80C, 80CCC और 80CCD हमेशा कितना रहेगा, 1.5 लाख। टोटल डिडक्शन आपको सिर्फ 1.5 लाख का ही मिलेगा। ओके, ये जो पेंशन फंड का बात कर रहा है, ये पेंशन फंड में सपोज आपको कोई इंटरेस्ट या बोनस मिल रहा है, जब आप इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं आपको कोई इंटरेस्ट या बोनस मिल रहा है, या दोज आर नॉट अलाउड, वो सब कुछ नहीं है। जितना आप उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं, ओनली दैट पार्ट इज अलाउड एज योर डिडक्शन। एंड व्हाटएवर इंटरेस्ट और बोनस जो भी आपको मिल रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट ये 80C हुआ, 80CCC हुआ और 80CCD। अब CCD में दो पार्ट है, 80CCD में दो पार्ट है। एक पार्ट है 1, मतलब 80CCD सबसेक्शन 1, ये डिवाइडेड है दो सेक्शन में। वेट, 80CCD को दो सेक्शन इसका प्रोविजंस बोलता है, एक 80CCD 1 और एक 80CCD 1B। ठीक है, ये दो अलग अलग डिडक्शंस है जो आपको दो चीज का अलाउ देगा। अब वन मोर थिंग, यहाँ पे जो आप पढ़े कि 80C, CCC और CCD में 1.5 लाख रुपया मिलेगा। अब ये CCD जो है ना, 80CCD, इसका 1.5 लाख में आप सिर्फ CCD 1 को ही इंक्लूड करेंगे। CCD 1B आपको एक्स्ट्रा मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन देता है। मतलब when I mean कि when anyone says 80C, 80CCC और 80CCD में टोटल मिला के 1.5 लाख है, जब कोई भी ये बात बोलता है तब वो CCD का मतलब है CCD 1। CCD का मतलब है कि वो CCD 1 का बात कर रहा है। CCD का मतलब, जब यहाँ 80CCD लिखने का मतलब है सिर्फ इस पोर्शन का बात कर रहा है, 80CCD सबसेक्शन 1। 80CCD 1B अलग से आपको मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन देता है। मतलब आप 80CCD 1B में जितना भी इन्वेस्ट करेंगे, दैट अमाउंट और 50,000 whichever is lower, उतना का आपको डिडक्शन अलग से 80CCD 1B देता है। मतलब एक्चुअल में इफ यू सी, तो ये तीनों मिला के 1.5 लाख प्लस 50,000 रुपया और मिलता है। When we say 80CCD here, 80C plus 80, जैसे यहाँ पे हम लिखे 80C plus 80CCC plus 80CCD, ये मिला के 1.5 लाख रुपया। इसका मतलब 80CCD में हम सिर्फ 80CCD 1 का बात किए हैं। 80CCD 1B अलग से आपको 50,000 तक का मैक्सिमम बेनिफिट देता है एज डिडक्शन। ठीक है, नाउ सी, यही आपका 80CCD में लिखा हुआ है। 80CCD होता है, 80CCC में भी पेंशन फंड था। यहाँ पे क्या था, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड CCC में, और CCD में भी लिखा है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। लेकिन ये CCD वाला जो पेंशन फंड है वो नोटिफाइड पेंशन फंड है। कौन सा? दो ही है, न्यू पेंशन सिस्टम NPS और एक अटल पेंशन योजना। ये दोनों में अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है 80CCD का।
किसी सी में भी पेंशन है और डी में भी पेंशन है, बट डी वाला पेंशन में 2 जन है, न्यू पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना। सी क्वांटम ऑफ डिडक्शन इन केस ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल, अगर सैलरीड इंडिविजुअल है, किसी का मतलब नेट सोर्स ऑफ इनकम इज सैलरी, तो कितना डिडक्शन मिलेगा? लोअर ऑफ द फॉलोइंग, जितना आप डिपॉजिट करते हैं 10% ऑफ ए सैलरी, सैलरी का 10% और जितना आप डिडक्ट करते हैं विच एवर इज लोअर, जितना आप डिपॉजिट करते हैं और 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर, उतना का डिडक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, प्लस उसमें आप क्या ऐड करेंगे? होल ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर भी इस स्कीम में डिपॉजिट कर रहा है, आप खुद तो कर ही रहे हैं एज एम्प्लॉय, आप अपना 80 सीसीडी में डिडक्शन डिपॉजिट कर रहे हैं कोई पेंशन स्कीम में, सपोज आपका एम्प्लॉयर भी करता है, तो वो एम्प्लॉयर वाला पोर्शन भी आप ऐड करेंगे, मतलब आप अपना पोर्शन और एम्प्लॉयर वाला पोर्शन विचएवर, दोनों को ऐड करके आपको सीसीडी सबसेक्शन 1 में डिडक्शन मिलेगा। और अदर इंडिविजुअल मतलब ये सैलरीड के लिए 10% है, अदर के लिए 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। तो 10% जो है वो सैलरी का है, 10% ऑफ सैलरी, और अदर इंडिविजुअल के लिए उसके पास सैलरी नहीं है, तो उसका 20% किस पे कैलकुलेट करेगा? ग्रॉस टोटल इनकम में। ग्रॉस टोटल इनकम पे 20% और द अमाउंट व्हिच इज डिपॉजिटेड व्हिचएवर इज लोअर, उतना आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 1। और 1 बी में क्या मिलेगा? 1 बी में नॉर्मल लिखा हुआ है, उसमें कुछ वो नहीं है, उसमें क्या लिखा हुआ है? जितना आप डिपॉजिट करते हैं वो, या 50,000 व्हिचएवर इज लोअर। सीसीडी सबसेक्शन 1 बी का अलग अपना एग्जेम्पशन है 50,000 का, मतलब आपको अगर मतलब एक्चुअली रियल पिक्चर इफ यू सी, तो सी 80C प्लस 80CCC और 80CCD मिला के 2 लाख रुपया तक का डिडक्शन मिलने का चांस है। 1.5 लाख वो तीनों मिला के, और सीसीडी सबसेक्शन 1 बी अपना खुद का मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन देता है, तो आपके पास 2 लाख रुपया बचा सकते हैं आप, अपना टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको उस पे, if you do the investments in these schemes, C, CCD और CC ट्रिपल सी। ठीक है, और ये जो 1.5 लाख वाला बात है ये आपका 80 CCE में लिखा हुआ है, तो 80 CCE को पढ़ने का कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि C प्लस CCC और CCD को मिला के आपको सिर्फ 1.5 लाख का रिडक्शन ही मिलेगा, तीनों मिला के 1.5 लाख का रिडक्शन। इस पे एक सम है इलस्ट्रेशन 3, दिस सम आई विल डिस्कस, ऐसे इस सम में कुछ नहीं है, दिस सम इज वेरी इजी, बट एक सिर्फ प्रोविजन है 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 बी का, वो हो सकता है यहाँ पे क्या बोला है नहीं समझ में आए, so that I will discuss, और उसके बाद tomorrow we will start with 80D। tomorrow नहीं, Tuesday तो नहीं होता, Wednesday। okay, thank you। ओके, वन मोर थिंग, नेक्स्ट क्लास का आपको नया लिंक दिया जाएगा, जब होगा तब लिंक दिया जाएगा।